सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान इस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ ये आपके आगामी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो कंप्यूटर के कंप्लीट सिलेबस से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपको बहुत सारी नई बातें भी सीखने को मिलेंगी और साथ ही आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंप्यूटर एमसीक्यूज हम आज देखने वाले हैं जो कि विभिन्न सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। जैसे कि आप जानते हो अभी आमीन पटवारी भी होने वाला है ना। तो आमीन पटवारी के सिलेबस में भी कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है। उसमें कंप्यूटर लगभग 20 अंक का पूछा जा सकता है, ऐसा अभी संभावना है। तो वहाँ पे भी आपको उस तैयारी में भी ये आपको वीडियो सीरीज काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन को एकदम पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद उत्तर लगाना है। प्रश्न को इलेबोरेट करें तो कहना चाहता है ये कि कौन सा डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को, यूजर को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप करने के बजाय, मतलब टाइप नहीं करना है, उसके बजाय क्या करने के लिए बोलता है, बात करने के लिए अनुमति देता है। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? फर्स्ट लिखा है स्पीच रिकॉग्निशन, दूसरा लिखता है चैट, तीसरा लिखता है मैसेज और चौथा लिखता है उपरोक्त सभी। तो जैसे कि एकदम क्लियर कट क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है बात करना है। तो यहाँ पे ये मैसेज और चैट तो सही नहीं है, ऑब्वियस है। उपरोक्त सभी भी इसलिए सही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल करोगे और अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग भी लगाओगे तो स्पीच लिखा हुआ है, स्पीच मतलब होता है बोलना, कहना, कथन। तो यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसको आप SCR भी कहते हैं। आप सभी को अभी पता होगा कि हमारे कंप्यूटर के साथ साथ हमारे मोबाइल में भी ये सुविधा आ चुकी है। कौन सी सुविधा? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की सुविधा आ गई है। आजकल हम टाइप करने की बजाय बोल कर भी क्या कर लेते हैं, किसी भी बात को सर्च भी कर लेते हैं। आप लोग यूट्यूब में भी जो है, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल क्या है, टाइप तो करना आता नहीं उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा जो माइक वाला कुछ ऐसा दिखने वाला आइकन होता है उसको टच करते हैं और उन लोग बोलते हैं। तोतली भाषा में भी बोलते हैं, तो उनको अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाता है तो वो कुछ संभावित आपके वीडियोस निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा बोले जाने वाली बात को, जो कि ABCD या अ के रूप में होता है, उसको कंप्यूटर क्या करता है, समझता है और उससे संभावित आंसर निकाल के देता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ये आता है और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत और डिटेल में भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो किसको देखने बोलता है? इंटरनेट साइट को देखने देगा। कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? साइबर कैफे, ब्राउजर, मॉडेम और आपका कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है, साइबर कैफे, ये कैफे एक सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता। साइबर कैफे के अंतर्गत कंप्यूटर्स रखे होते हैं, तो यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। एकदम क्लियर बोलता है, किसका नाम बताने बोला है? सॉफ्टवेयर का। दूसरा कहता है ब्राउजर, तो ब्राउजर क्या हो सकता है? बिल्कुल ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगर बात करें मॉडेम की, तो मॉडेम एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता और कंप्यूटर भी नहीं आता। अगर यहाँ सॉफ्टवेयर को हटा के कौन सा जो आपका कौन सा इनमें से तत्व या कौन सा इसमें से जो इंटरनेट साइट को दिखा सकेगा, ऐसा कुछ बोलता तो हमारा आंसर कुछ और ही होता। यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, यू कैन यूज द ब्राउजर एज अ आंसर, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ब्राउजर्स और बहुत सारे सर्च इंजन्स, ये वेब ब्राउजर्स, इस टाइप का आप लोग वर्ड सुने होंगे। इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट साइट के थ्रू जाते हैं और अपनी वांछित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत काम नहीं है? प्रश्न को बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ के उत्तर लगाना है। जल्दबाजी में हम लोग उस नहीं वर्ड को कभी कभी छोड़ देते हैं और यहाँ पे गलत सलत आंसर लगा के आ जाते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत काम नहीं है? तो ऑप्शंस पहले पढ़ लीजिए। मेमोरी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बोल रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि कंप्यूटर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझे जाने वाला सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको OS भी बोलते हैं शॉर्टकट में। एब्रीविएटेड टर्म है OS, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाता है, सब कुछ ध्यान रखना है।
क्या कहना चाहते हैं, मेमोरी मैनेज करने का काम सॉफ्टवेयर का मेन काम नहीं है, क्या बोलता है, तो ये गलत है, मेमोरी मैनेज वो जरूर करेगा। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करता है क्या, ये देखा जाएगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बिल्कुल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, यहाँ पे इस फोर्थ पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर से कहने का मतलब है सीपीयू से कोई भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक योर अदर आप स्पीकर्स कनेक्ट कर रहे हो या फिर आप कैमरा वेब कैमरा वगैरह कनेक्ट कर रहे हो, माइक कनेक्ट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों को इंटरफेस देने वाला भी मुख्य कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ध्यान रखेंगे मैंने जहां जहां राइट का निशान लगाया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और हमको प्रश्न पूछता है काम नहीं है, तो एक ही आंसर है इसका, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। यहाँ पे टिक लगाई हूं करके इनको आंसर मत समझ लेना, हम यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को समझ रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। एक्चुअली में वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को आप आसानी से समझ लीजिए, MS वर्ड तो सुने ही है ना, MS वर्ड, और यही बात MS वर्ड की तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम प्रदान करने का काम नहीं करता, प्रत्यक्ष काम में ये नहीं आएगा, मूलभूत काम में नहीं आएगा, अदर वर्क्स वगैरह में देख लेंगे। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DPI डॉट्स पर इंच क्या है। ऑप्शन ए है बिट्स की संख्या, 2 है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, फिर कहता है डिस्क पर बिट्स का घनत्व, फिर कहता है हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइल का घनत्व। तो DPI का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि ये कंप्यूटर में 1 नंबर में आपको फुल फॉर्म के लिए भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। इसको इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पे बेहतर तरीके से एक ड्राइंग दी गई है, आप ध्यान दीजिए क्या कहता है। ये जो दिख रहा है आपको पिक्सल या फिर यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली हमारे जो भी इमेज होता है ना, जब आप कोई भी इमेज अपने मोबाइल के कैमरे के खींचे गए फोटो को भी जूम करते जाएंगे ना, एक पॉइंट में जाने के बाद वो थोड़ा सा डिब्बे आकार का या फटा सा दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो यही जो है आपका ये कहलाता है एक डॉट, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको एक बॉक्स, ये एक बॉक्स ना एक डॉट कहला रहा है, समझ लीजिए। और माना जा रहा है कि 1 इंच में उपस्थित सभी डॉटों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, DPI। यही DPI आगे जाके रिजोल्यूशन का कंसेप्ट बनाता है, और रिजोल्यूशन ही वो फैक्टर होता है जो किसी भी इमेज की गुणवत्ता को क्या होता है, मात्रक होता है। तो फिलहाल ये आगे की बात है, प्रिंटर टॉपिक के अंतर्गत मैं इसको बताती हूँ। फिलहाल आप इतना जानिए कि DPI क्या चीज़ है। तो DPI मतलब डॉट्स पर इंच क्या मापता है, तो ये बिट्स की संख्या मापेगा। बिट्स बोलने का मतलब ये देखो ऐसा वाला बिट्स बोल रहा है। और बता दूं कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स होते हैं, बिट बाइट वाले, उसी बिट की बात कर रहा है जो कि 0 और 1 को हम क्या करते हैं, बिट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 0 और 1 की संख्या को बताएगा, नहीं बताएगा। स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व बताएगा, ये देखिए पिक्सल का घनत्व बता रहा है। डिस्क पर बिट्स का घनत्व, डिस्क का मतलब कि आप समझते हैं ना CD DVD गोल वाला जो रहता है उसको डिस्क समझना, उसका बिट का घनत्व बोलता है क्या, नहीं। हार्ड डिस्क पर ग्राफिक फाइल का घनत्व, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस हैं वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर या फाइल सर्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर करके ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लोग कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रलाइज सर्वर कौन सा है, जो कि जुड़े हुए जितने भी ग्राहक हैं उनको सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइल सर्वर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वर वाला ये टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ कि उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा हमेशा की तरह व्याख्याता की तैयारी के लिए, है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो व्याख्याता की परीक्षा होती है, वर्ग 1 व्याख्याता जिसको आप कहते हैं,
उसकी तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की जा रही है। 1 सितंबर से ये कक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। आप सभी देख पा रहे हैं विभिन्न विषयों की विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा कक्षाएं ली जाएंगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, तो आप नीचे दिए गए इन कॉन्टेक्ट पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की एक प्रक्रिया है। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। इस कोड का मतलब कहीं ना कहीं आप लेंगे प्रोग्राम से आशय ले सकते हैं। कोड उसी को बोल देते हैं, प्रोग्राम भी बोल देते हैं। आप सभी लोगों को मैंने कक्षा में भी ये बात बताती हूँ और अभी फिर से बता देते हैं। प्रोग्रामों का समूह ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। और यदि मैं बोलूं कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं तो इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम। हिंदी मीडियम वाले लोग अपना इस तरीके से याद रख सकते हैं, निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम का समूह कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर। इन तीनों में ये संबंध है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये काम आ जाता है। तो ये है सॉफ्टवेयर का एक्चुअल डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली। अगला देखते हैं इसमें आगे। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डीबगिंग। तो आपको बता दें इसका आंसर ये तीनों नहीं, इसका आंसर होगा डीबगिंग। यहाँ पे एक टर्म समझना आप लोग, बग। बग का मतलब इन जनरल हम लोग कीड़ा जानते हैं, है ना। यहाँ पर बग का मतलब कंप्यूटर बग होता है, कंप्यूटर बग या कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि, कंप्यूटर में आने वाली खराबी, कंप्यूटर में आने वाला एरर से आप ले सकते हो बग का तात्पर्य। और उसी बग को हटाने की प्रक्रिया, उसी बग को हटाने की प्रक्रिया या खोजने की प्रक्रिया जिस तरीके से लिखा है आप उसको डीबगिंग ले सकते हैं। डीबगिंग में उसको खोज के उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो ये है आपका बग और डीबग। ये बग क्या, ये डीबगिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रोग्राम में मिलने वाली त्रुटि, प्रोग्राम में मिलने वाली त्रुटि या एरर को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, क्या करता है, रिमूव करता है। उसी प्रक्रिया को डीबगिंग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, शॉर्टकट लिखा हुआ है यहाँ पे। आप सभी जब कंप्यूटर की तैयारी करते हैं तो हमारा इनपुट डिवाइस, बहुत प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के पूरे कीज को पढ़ने के साथ साथ हमको उसमें कुछ शॉर्टकट भी याद करने होते हैं। यह प्रश्न उससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये शॉर्टकट वाला। आगे देखते हैं इसमें कौन सा, जो इनमें से जो कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है बोल रहा है। तो टैब को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आपका शॉर्टकट है Ctrl+W। इसको डायरेक्टली आपको याद करना होता है। याद करने के लिए आप लोग ना कुछ ऐसा टेबल वगैरह बना के भी याद कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आप लोग याद करते जा रहे हो ना, आप अपने सामने लैपी या कंप्यूटर रखिए और उसमें प्रैक्टिकल कर करके देखते जाइए, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। कई बार ऑफिस वगैरह वाले वर्किंग लोग रहते हैं, उन लोगों को बहुत सारा चीज़ पहले से ही याद रहता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, कुछ शॉर्टकट्स मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आई थी। आप इनको भी क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Ctrl+W के माध्यम से आप ब्राउजर पर खुले हुए किसी भी टैब को क्या कर सकते हो, बिना माउस की सहायता से, कीबोर्ड से डायरेक्ट अगर बंद करना है तो आप Ctrl+W लगा के बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है। क्या करने के लिए बोल रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या फिर प्रिंटर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भंडारण मतलब स्टोरेज, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड कोई बात कही गई है। तो मॉनिटर का ऐसा कोई काम नहीं है, वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कीबोर्ड भी नहीं होता, प्रिंटर भी नहीं होता। यहाँ पर एक ही ऑप्शन रेलेवेंट है जो है आपका डिस्क ड्राइव, इसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट में इसको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर आप बस इतना जान लेना कि मॉनिटर एक कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस है, और ये जो है एक कैसा डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, तो ये सभी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वर्ड में आप
पृष्ठ का मार्जिन डैश से बदल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड बोल दिया ना, वर्ड। आप लोग इसका तात्पर्य किससे लेंगे? इसका तात्पर्य लेंगे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। और ये एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक कैसा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन कैसे बदल सकते हो ये बोल रहा है। तो जिन लोगों ने एमएस वर्ड में काम किया होगा वो तुरंत 4 ऑप्शन देख के आंसर बता देंगे। जो नहीं किए हैं उनको मैं बताती हूँ। ऑप्शन ए कहता है स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स ड्रैग करके, एक स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करने बोलता है। मार्जिन बाउंड्री को मिटाकर, मार्जिन बाउंड्री को ड्रैग करना, ड्रैग मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आप खींचना, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले खींचने से तात्पर्य ले सकते हैं। रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शंस में ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मतलब कि कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, जब हम लोग एक क्लिक करेंगे, ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूं, एक क्लिक करोगे यहाँ पर कर्सर आके ब्लिंक करने लगेगा, 2 क्लिक करोगे ये पर्टिकुलर क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है, 3 क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी व्यापम के द्वारा पूछा गया है कि माउस पर बायां क्लिक, लेफ्ट क्लिक एक बार करने से क्या होगा, 2 बार करने से क्या होगा, 3 बार करने से क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, माउस पर, है ना, माउस इमेजिन करो कुछ ऐसा, ये देखो ये वाला कौन सा बटन है उसका लेफ्ट और ये वाला कौन सा है राइट। तो एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कर्सर आके ब्लिंक करने लगेगा, जहां भी रखोगे वहां पे। 2 बार क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और 3 बार उसी में लेफ्ट क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता है। ये तो रही एक बात। यहाँ पर बोल रहा है मार्जिन डैश से बदल सकते हैं। जो ऐसा पेज रहता है ना एमएस वर्ड में जब आप लोग काम करते हो तो आपको बताया गया है मेरे द्वारा बहुत बार, और फिर से बता देते हैं। एमएस वर्ड में ना यहाँ पर और यहाँ पर मतलब किस किस और ऊपर में और कौन से साइड, बाएं साइड, इन दो में ना 2 लगे होते हैं रूलर, ऊपर वाला रूलर और बाया वाला क्या बोल सकते हैं, रूलर। वहीं पे पावर पॉइंट में कुछ और लगा होता है, एमएस एक्सेल में कुछ और लगा होता है। एमएस वर्ड में ऊपर में और बाएं साइड में 2 रूलर लगे होते हैं। उसी रूलर को ऐसे पकड़ के खींचने से हमारा जो बाउंड्री है या जो मार्जिन है, पृष्ठ का मार्जिन, वो क्या हो सकता है, बदल जाता है, मतलब बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आप इसको एमएस वर्ड वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक विंडो यदि खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए डैश कुंजी संयोजन है। कुंजी संयोजन का मतलब ये पूछता है की कॉम्बिनेशन, कौन सा वाला की का कॉम्बिनेशन हमको इस्तेमाल करना है, ये इसका प्रश्न है। तो एक से अधिक विंडोज खुली हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब गूगल वगैरह करते रहते हैं, है ना, गूगल पे कुछ भी हम लोग सर्च करते रहते हैं तो एक से अधिक विंडोज खोल देते हैं। आप जैसे कि व्यापम वगैरह का आप लोग फॉर्म भरते रहते हैं तो एक व्यापम की साइट खुली रहती है ना। वहीं पे अगर पिक को रिसाइज वगैरह करना रहता है तो पीडीएफ वाला ऑनलाइन पीडीएफ रिसाइजर वगैरह खुला रहता है, और भी कई सारे टैब्स हम साथ में खोले रहते हैं। तो वही बोलता है कि एक से अधिक अगर विंडोज खुली हैं तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। यहाँ पे बिना माउस के अगर करना है तो हमको कीबोर्ड करना पड़ेगा, और कीबोर्ड से करने के लिए हमको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही की कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही की कॉम्बिनेशन होगा Ctrl+F6। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, Ctrl+F6। आप लोग सभी इसको घर पे ट्राई भी कर सकते हो। Ctrl+F6 करोगे ना तो जो आपका अगले विंडो पे आप जाना चाहते हो, मतलब यहाँ पे देखो ये एक विंडो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो एक से अपने आप दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस क्रम से आप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा कुंजी, अगेन कीबोर्ड से क्वेश्चन आया है, कौन सा कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर बोलने का मतलब लेफ्ट साइड से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। कौन सी कुंजी को कर्सर पर मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर अगर यहाँ पे स्थित है और मुझे किधर मिटाने बोल रहा है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, तो कौन सा बटन दबाऊंगी, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट की एस्केप, कौन सा बटन दबाओगी, ये पूछता है। तो जब आपको बाईं ओर मिटाना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, बैक स्पेस। आप लोग ध्यान रखना, ये देखो
यहाँ पर यही बोल रहे जैसे कि कुछ भी बात लिखी हुई है, यहाँ पर कर्सर है मेरा, अगर मुझे इस ओर का डेटा मिटाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, बैक स्पेस। और यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यदि मुझे इस कर्सर के दाईं ओर, मतलब राइट साइड, दाईं ओर का अगर मिटाना है, या दूसरा बोल रहा है लेफ्ट मतलब बाईं ओर, बाईं ओर का बटन बाईं ओर का डाटा डिलीट करना है तो बैक स्पेस, दाईं ओर का डाटा डिलीट करना है तो कौन सा बोल रहा है, डिलीट की। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी एक क्वेश्चन में 2 डेटा पता चले आपको, है ना। इंसर्ट बटन तो हटाने के लिए कर ही नहीं सकते, एस्केप बटन भी नहीं करते हैं, एस्केप बच के भागते हैं, मतलब कि जब हैंग स्थिति आती है या फिर किसी विंडो से आपको जल्दी बाहर आना है किसी रनिंग प्रोग्राम से, तब एस्केप वगैरह दबाएंगे। तो डिलीट इसका आंसर नहीं होगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिलीट नहीं होता है, इसका आंसर होगा बैक स्पेस। डिलीट कब होगा, जब यही क्वेश्चन दिया रहेगा कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर वर्ण हटाने के लिए करेंगे, तब आप डिलीट आंसर लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन में 2 डेटा पता चला, 2 बातें पता चली, ध्यान रखना। क्वेश्चन अगला कहता है डाटा और प्रोग्राम कहां पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। मतलब जब प्रोसेसर का तात्पर्य यहाँ पे होता है माइक्रो प्रोसेसर के। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है डाटा और प्रोग्राम को कहाँ स्टोर करेगा, ये प्रश्न है। मुख्य मेमोरी में, सेकेंडरी में, डिस्क में की कार्यक्रम मेमोरी को प्रोग्राम मेमोरी भी बोल देते हैं, है ना। हिंदी में कन्वर्ट करके कार्यक्रम लिख दिया है, प्रोग्राम मेमोरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मुख्य मेमोरी में। मेन मेमोरी में ऑब्वियस है, जो प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी में ही डेटा और प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए। OCR, इसको आप लोगों को दिक्कत जाएगी तो ऐसे देवनागरी में लिख दिया है ना, OCR है ना, कंप्यूटर में ऐसे आ जाता है। हिंदी मीडियम वाले विशेष ध्यान देंगे, आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज को हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। वो OCR जो होता है इस तरीके का एब्रीविएटेड टर्म, इसको वो सीधे सीधे इस तरीके से लिख के देगा, आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी तो बना पाओगे। CRT, RGB, ये देखो RGB, इसको भी हिंदी में लिख दिया है जबकि इसको CRT ही लिखा है, और इसको लिखा है MIDI। मिडी इसका मतलब भी फुल फॉर्म होता है एक ठो MIDI। जिनको मालूम है मिडी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 टर्म्स दिए हुए हैं और पूछता है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्कैन टेक्स्ट फॉर्मेट को अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए, मतलब ट्रांसलेट वगैरह करने के लिए। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ना एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे जो मिडी है ना, ये आप जब CPU पढ़ते हो ना तब वहाँ एक मिडी पोर्ट पढ़ते हो, ये उस जगह से लिया गया है। इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, और ये इसका आंसर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आएगा। RGB ये एकदम इररिलेवेंट ऑप्शन है। RGB जो है रेड ग्रीन ब्लू होता है ना, जो ये वही लिखा है। और ये जो है मॉनिटर टॉपिक में मैं बताती हूँ, RGB जो है वो रंगीन मॉनिटर वगैरह के अंतर्गत एक कंसेप्ट आता है। CRT बिल्कुल गलत, और CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे और क्या, ट्यूब। CRT मॉनिटर ध्यान आ रहा है आप लोगों को। बचपन में हमारे सबके घरों में एक ऐसा वाला टीवी हुआ करता था, इस तरीके से मोटा पेट वाला, है ना। इसमें क्या होता था, इसी को तो क्या बोलते थे हम लोग, CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर, ठीक है। इसमें जो शुरू वाला जो ये हिस्सा है आपका, ये जो फ्रंट में जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ओवल सा रहता था, वो फास्फोरस की स्क्रीन होती थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मोटा वाला जो टीवी होता था पहले हमारे घरों में, कंप्यूटर भी होता था, वही तो CRT मॉनिटर है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं है उसको क्रॉस लगा लीजिए। तो आपका CRT नहीं है, RGB नहीं है, और कौन नहीं है, मिडी नहीं है, एक ही है इसका आंसर, दैट इज OCR। इस OCR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इसका। इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर और क्या है, रीडर। कई बार इसको रिकॉग्निशन भी लिखता है। रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजर, कुछ भी लिख सकता है इसको। आप ध्यान रखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को ही हम OCR बोलते हैं। अभी अभी आप लोगों के मोबाइल में एक नया फीचर आया हुआ है, स्मार्टफोन तो ऑब्वियस सभी लोग रखे होंगे। आप लोग देखते होंगे कि जो गूगल है, जो गूगल सर्च है, उसके बाजू में आजकल एक माइक वाला तो सिंबल आया है। वो माइक वाला सिंबल जिसका थोड़ी देर पहले मैं बात करी थी, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे थे, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोल दे रहे थे ना, ऐसे करके एक ठो माइक वाला आता है।
तो ये माइक वाला आया है, ठीक है, माइक को जैसे ही टच करते हो बोल के भी आप अपना क्वेश्चन आजकल पूछ सकते हो। लेकिन गूगल सर्च इंजन के बाजू में आजकल एक ऐसे कैमरा वाला भी सेक्शन आया है जिसको ही हम लोग बोल रहे हैं OCR। जैसे इसको क्लिक करोगे आप लोग, और उसको क्लिक करना तो आपका कैमरा खुल जाएगा, और क्या करना, अपना कोई भी बुक कॉपी, यहाँ तक कि हैंड रिटन नोट्स को भी उसके नीचे रखना और फोटो खींचना। जैसे ही फोटो खींचोगे ना तो वो आपके उस कॉपी में लिखे हुए डेटा को या फिर बुक में लिखे हुए प्रॉपर लिखे हुए डेटा को क्या करेगा, उसमें स्कैन करके क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। मतलब लिखा हुआ हर एक जो डेटा, देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए एक तस्वीर लाई हूं मैं, देखिए, मतलब कि जब आप OCR से स्कैन करोगे ना तो कुछ ऐसा पहले इंटरफेस आएगा, उसके बाद ना पर्टिकुलर पूरा टेक्स्ट, ये देखो पूरा टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर सकते हो और पूरा को कॉपी करके कहीं और वर्ड फाइल वगैरह में, वर्ड सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। यहाँ तक कि आप चाहो तो पूरा ये इंग्लिश में लिखे हुए को यहाँ पे एक ट्रांसलेटर का छोटा सा ऑप्शन रहता है, वहां से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज में चाहोगे, स्पेनिश में चाहोगे, चाहे हिंदी में चाहोगे, आप यहाँ से इसको तुरंत क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट। तो बहुत ही जबरदस्त फीचर अभी गूगल के द्वारा ये लाया गया है, बहुत ही यूजफुल ये साबित हो रहा है बहुत जगहों पे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई के दौरान भी ऐसे नए नए चीज़ों को इस्तेमाल करके और ज़्यादा अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा और रोचक बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा OCR। आज मैंने 2 सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया, एक बताया मैंने SCR स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, और एक बताया OCR दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये दोनों ही जो हैं आपका, ये दोनों ही जो हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है, उसमें इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। और आजकल के ज़माने में ना ये बहुत ही क्या है, ट्रेंडिंग है बोल सकते हैं। दोनों ही बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना, हो सकता है क्वेश्चंस एग्जाम में इससे एक आध आ जाए। अगला क्वेश्चन, फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। 4 शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से एक आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है FAT। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन और होता है टेबल। तो ये आपका फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली मानी जाती है। ये मैं मेमोरी वाले टॉपिक में इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ आगे जाके। यहाँ पर जो GIF लिखा है, इसका भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जिफ फाइल आजकल शेयर करते हो ना व्हाट्सएप वगैरह में, आप लोग बहुत ऐसे मूवमेंट होते रहता है, कोई फोटो टाइप सा भेजते हैं एक छोटा सा, तो यही जिफ फाइल कहलाता है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैन्युअल लाइन ब्रेक, मैन्युअल लाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये कीबोर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैन्युअल लाइन ब्रेक के लिए डायरेक्टली क्या इस्तेमाल करोगे, और तो इस क्वेश्चन में मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो पहले इन चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले लिखता है Alt एंटर, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, स्पेस एंटर। मतलब ये जो एंटर की है ना, उसके साथ 4 अलग अलग की इसको एक साथ संयोजित रूप से दबाने से क्या अलग अलग चीजें होती हैं। तो चलिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम Alt के साथ एंटर को दबाएंगे ना, तो ये वर्तनी सुधार के लिए वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है बोल रहा है। 2 कीवर्ड याद रख लेना, वर्तनी सुधार, वर्तनी सुधार का मतलब स्पेलिंग एरर होता है जो वही वाला, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल एंटर बोलोगे ना, तो डायलॉग बॉक्स पर डिफॉल्ट बटन को निष्पादित करने के बजाय एडिट, कंट्रोल और कैरी रिटर्न को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर ये अगर शिफ्ट एंटर बोलोगे ना, तो वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्पेस एंटर कोई भी शॉर्टकट नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। इट मीन्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 शिफ्ट धन एंटर। आप सभी ध्यान रखेंगे कि आप सभी को कीबोर्ड शॉर्टकट को बहुत ही अच्छे से क्या करना है, याद करना है, क्योंकि वर्तमान की जितने भी परीक्षाएं हो रही है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोमेट्रिक डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? आउटपुट, बिजली की आपूर्ति, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इसको देखा होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखने वाली डिवाइस होती है जिसपे हम क्या लगा रहे हैं, अपना थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं, थंब को इस तरीके से प्रेस करते हैं, यही बायोमेट्रिक कहलाता है।
तो यहाँ पर ये किस प्रकार की डिवाइस है, आया हुआ क्वेश्चन है, आउटपुट है, इनपुट है कि बिजली की आपूर्ति है। तो यह माना जाता है एक कैसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। बिजली की आपूर्ति देने वाली डिवाइस नहीं होती है और आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। आप जिसमें भी अपना इन दे रहे हैं, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ और भी एक दो डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि एक तो थंब इम्प्रेशन वाला हो गया है ना, एक आपका फेस स्कैनर होता है ना। ये सब कुछ क्या है, मोबाइल में भी होता है आपके, ये बायोमेट्रिक डिवाइस के रूप में आजकल हम लोग अपने फिंगरप्रिंट से फ़ोन को लॉक कर लेते हैं। वैसे ही रेटिना को भी कवर कर लेता है ना। आई लॉक भी होता है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, और फेस लॉक भी रहता है। तो ये सभी कुछ आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप बनते हैं डैश, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, किस सिलिकॉन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और याद रखने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और पॉइंट हमको निकल के आ रहा है, दैट इज आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी इसको ऐसे ही याद रखेंगे। इसका मतलब होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, आईसी का फुल फॉर्म। अब इसमें क्वेश्चन बदला हुआ है, कैसे बनता है बोल रहा है। 4 धातुओं के नाम यहाँ पे एक तरीके से लिखा है, वो बनता है सिलिकॉन से। तो जो आईसी होता है दिखता कैसा है, आप लोगों ने कभी ना कभी इसको भी देखा ही होगा, मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह, दुकान वगैरह होगा वहाँ। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक ऐसा ब्लैक कलर का बॉक्स है, बहुत सारे उसके छोटे छोटे पैर बने होते हैं। ये है आपका आईसी। यदि बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो बेंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा आईसी चिप का निर्माण होता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। बेंगलोर का नाम आप याद रखेंगे, जैसे ही आप आईसी याद रखेंगे आप सिलिकॉन याद रखेंगे। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, बेंगलुरु को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है ये है एब्रीविएशन टॉपिक से। एब्रीविएशन जिसको मैं संक्षिप्ताक्षर ऐसा लिखती हूँ और क्लास में, आखिरी क्लास में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कंप्यूटर के सिलेबस में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं, इसको दिया नहीं गया है कि ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक यहाँ से पूछता है कि कोई भी चीज़ दे देगा उसका फुल फॉर्म बोलेगा। जैसे अब भी हम लोग किसका फुल फॉर्म पढ़े थे, आईसी का, बिल्कुल वैसे ही फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन एक आता है। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप, HTTP का सही विस्तृत रूप बोल रहा है। 4 अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए कौन सा इससे मैच कर रहा है, डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं हम। इसमें से ये हायर लिख दिया है, दोनों वहीं गलत हो गया है। हाइब्रिड भी नहीं होता है, गलत है। क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा HTTP। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो इंटरनेट का पता होता है, आप लोगों जब व्यापम वगैरह का फॉर्म भरते हो या गूगल वगैरह से सर्फिंग करेंगे, उस दौरान किसी भी वेबसाइट के सामने कुछ इस तरीके से लिखा देखते होगे आप लोग, HTTP :/ ऐसा वाला। तो यही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कुछ नहीं है, कुछ नियम और कानूनों का संग्रह है, जिस नियम और कानूनों के तहत इंटरनेट की पूरी प्रणाली क्या करती है, काम करती है ना। हमारे जो जीवन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, जीवन शैली चल रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं ना, पुलिस के द्वारा या संवैधानिक रूप से। बिल्कुल वैसा इंटरनेट की दुनिया के लिए बनाए गए नियम कानूनों के संग्रह को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, और वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। एक और चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ नया सा, वो है एस। ये एस करके अलग से दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको बता दूं मैं कि एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। एक बोल रही हूँ क्या, HTTP ऐसा, एक HTTP और एक होता है HTTPS, जहां पर इसका भी फुल फॉर्म यही रहेगा, बिल्कुल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन इस एस का फुल फॉर्म होता है सिक्योर। इसका मतलब माना जाएगा कि ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर वेबसाइट है। जो बहुत ही सेफ और सिक्योर वेबसाइट है उसके आगे ही आपको HTTPS देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको HTTP देखने को मिलेगा। इसका मतलब उस वेबसाइट में जोखिम भी हो सकता है हैक होने का, या आपको वहाँ पे वायरस, स्पैम मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने। कौन सा एक ऑप्टिकल मेमोरी है, देखो आपको दिखाने के लिए एक तरीके से ऑप्टिकल मेमोरी का एक फोटो दिया गया यहाँ पे।
बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम की कोर मेमोरीज? तो इसका आंसर होगा सीडी रोम। अगेन एक एब्रिविएटेड टर्म आया है, फुल फॉर्म खुद ही लिखना यहाँ पे ध्यान से, कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे पहली बात, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? सीडी का फुल फॉर्म है, और रोम करके लिखा है, देखो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, ठीक है। पर इस रोम का भी अपने में एक फुल फॉर्म होता है, और उस रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट? आपको पता होना चाहिए, सीपीयू का फोटो दिया हुआ है। एक्चुअली में इस सीपीयू के अंदर 3 प्रमुख यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है, लिखा हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं, कंट्रोल यूनिट। दूसरा यूनिट होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर शॉर्टकट में इसको ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, CU, MU और इसको ALU देख के याद आ गया होगा बहुत सारे लोगों को। तो सीपीयू का भी फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत जरूरी है। सभी आप देख पा रहे हैं एब्रिविएशंस कितना मिल रहा है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है सीपीयू, और उस सीपीयू में भी 3 फर्दर यूनिट्स होते हैं। एक कंट्रोल बोल रहा है, एक मेमोरी, और तीसरे का नाम क्या है? तो तीसरे का नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट मींस माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट ना होके आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होगी? ज्यादातर प्रोसेसिंग कौन से हिस्से में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में कि रैम में? आपको मैं अभी बताई थी कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल, मेमोरी और एक कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट मीन्स कि अगर मैं सीपीयू, एक छोटा सा नोट याद रखना, अगर मैं बोलूं कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है सीपीयू, और ये है हमारा क्या? कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का सबसे प्रमुख हिस्सा है सीपीयू। इस सीपीयू का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप लोग सुने होंगे ये वर्ड, मदरबोर्ड, नाम ही उसका मदर है, उसी से सब कुछ है सीपीयू का। और इस मदरबोर्ड का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? एमपी लिखते हैं उसको, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये एक नोट के रूप में जो नए मेरे स्टूडेंट्स हैं वो याद रख सकते हैं कि ऐसा एक सीक्वेंस होता है, इन सब के प्रमुख हिस्से। फिलहाल अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होगी? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कंप्यूटर का होल सोल होता है सीपीयू, तो ये सीपीयू इसका सही आंसर हम लेंगे। ध्यान रखेंगे कि इस मदरबोर्ड में रैम, रोम जो भी चीज़ें हैं वो डली होंगी, तो ये रैम और मदरबोर्ड भी सीपीयू के ही अंदर आएगा। एक्चुअली मेमोरी भी तो सीपीयू के ही अंदर होता है, तो ऑप्शन सी को ही आंसर लेना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? यह जो प्रश्न है यह भी आपके कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट वाले टॉपिक से है। इसमें आपको बिट बाइट जो मैंने बोला था ना, एक्चुअली ना कंप्यूटर में ना एक बाइनरी डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है। कंप्यूटर जो होता है ना वो बाइनरी डिजिट पे काम करता है। बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि इसी बाइनरी डिजिट का बी और यहाँ पे डिजिट में से IT निकाल के क्या बन जाता है? बिट। और इसी को आप लोग 0 और 1 करके पढ़ते हो, इसी को आप लोग 0 और 1 करके जो पढ़ते हो ना, वही एक्चुअल में बिट है, दैट इज बाइनरी डिजिट। इस बिट से ही आगे जाके क्या बनता है? बाइट, और इसी बाइट से आगे जाके फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और भी क्रम बढ़ते जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कि किलोबाइट दैट इज केबी कितने बाइट के बराबर होगा, मतलब इस बाइट के आगे का जो यूनिट है किलोबाइट वो कितने बाइट के बराबर है? तो इसका आंसर होगा 1024 बाइट। आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक बोनस टेबल है, एक बहुत बढ़िया टेबल मैं बता के जा रही हूं, इसमें आप जरूर करके याद करेंगे। एटलीस्ट आप यहां तक तो याद करेंगे ही, रटा होना चाहिए यहां तक, इसके आगे का आपकी मर्जी है। आपको मैं बता दूं,
ये देखिए मैंने टिक लगा दिया है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट है ना, इसी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, 01। 8 बिट से 1 बाइट बनेगा, मतलब 8 बिट को कंबाइन करोगे तो 1 बाइट बनेगा। 1024 बाइट, जिसको हम लोग ऐसे ओवरऑल मोटा मोटी ना 1000 बाइट बोल देते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में 1024 बाइट होता है, जिसका मतलब होता है 1 किलो बाइट। इसी को तो यहाँ पे ऐसे केबी लिखा है। 1024 केबी क्या होगा, 1 मेगाबाइट, दैट इज एमबी। 1024 एमबी क्या होगा, 1 गीगाबाइट, दैट इज जीबी। साथ में इसका फुल फॉर्म भी जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एमबी का फुल फॉर्म क्या है, मेगाबाइट फुल फॉर्म, कैपिटल एम कैपिटल बी, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है। इसके आगे क्या है, टीबी है, उसके आगे क्या है, पीबी है, उसके आगे क्या है, ईबी है। ऐसे आपको पूरा यहाँ तक कम से कम याद रखना है। आप लोग जियो का रिचार्ज कराते हो तो बोलते हो ना मेरे को 1 GB पर डे डेटा मिला है, 1 GB डेटा मिला है। 1 GB डेटा मिला है मतलब आपको कितना मिला है, 1024 मेगाबाइट मिला है। 1000 मेगाबाइट इस्तेमाल करने के बाद भी 24 मेगाबाइट एक्स्ट्रा और मिलता है ना। इतना कैलकुलेशन हम लोग देखते नहीं है। तो फिलहाल जो ये प्रश्न था मेरा, इसका आंसर कैसे 1024 मेगाबाइट समझ आया, मतलब 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के। तो ये इसका सही आंसर था। और इसी नोट के साथ आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको कंप्यूटर के आज के एमसीक्यू समझ आए होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। तो ऐसे ही हम आगे और भी कंप्यूटर के विभिन्न नए नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।